Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. तो डिग्री के कितना उसके डिग्री उसी को कहते हैं कि कितनी उसके अंदर पावर है, या आप कह दो किसकी उसके अंदर सलाहियत है कि वो डिसोसिएट हो सके। डिग्री इस मैनर में यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो इसकी कितनी डिग्री, हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये किस पे डिपेंड करती है, इसकी वो कैसे, कितना तेज होगा, कम होगा, किस पे डिपेंड करती है? तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है आपने, ठीक है, इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड इलेक्ट्रोड जो दोनों हैं कौन से, कैथोड एनोड पे, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है इस पे डिपेंड करते हैं। रूम टेम्परेचर है या आपने फ्रीजिंग टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर है, माइनस में, पॉजिटिव है। और डाइल्यूट ऑफ अ सॉल्यूशन, आपने जो मिक्सचर डाला है जिसमें इलेक्ट्रोड डिप है वो डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, इस पे भी डिपेंड करता है। ये जो सॉल्यूशन डाल रहा होता है, पानी, पानी होता है ना अंदर, तो वो कौन सा है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, electrode which electrolytes which ionize to a very small extent in a weak solution are, जो आयनाइज करें वेरी स्मॉल एक्सटेंट में, कम बहुत आयनाइज हो रहे हो इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वेरी ऑब्वियस। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या है पहला ऑप्शन, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ये आप याद रख लें कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10 एक्सपोनेंट -4। इसका कोई लॉजिक नहीं होता, ये वैल्यू इज गिवन टेम्परेचर स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपकी वैल्यू होगी आयनिक प्रोडक्ट की वो इतनी होती है, याद रखना है आपको। अच्छा, अब न्यूमेरिकल आ गया है कि 4 grams of NaOH, 4 grams of NaOH has dissolved per dm cube of a solution। एक तो पहले मुझे बताएं कौन सा सवाल है, बताएं। 4 grams NaOH dissolved per dm cube, कौन सा है ये, नॉर्मेलिटी है, मोलालिटी है, मोलारिटी है, क्या है ये, मोल फ्रैक्शन है? ये मोलैरिटी है। चले आंसर बताएं किस तरह होगा, ये सॉल्व कैसे होगा। आपने क्या फॉर्मूला था मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होते थे अपॉन डीएम क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है आपके पास n का, नंबर ऑफ मोल्स, n फॉर नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास इज गिवन टू यू एंड द फॉर्मूला इज गिवन टू यू, सो यू कैन easily calculate the number of moles. The mass given to you is 4 grams and the NaOH molecular mass is given to you, molecular formula is given to you, you can calculate molecular mass easily. Na atomic number is 23, O atomic number is, atomic mass sorry is 16, and H is 1. So you have to add all these and its sum is 40. So 4 divided by molecular mass is 40. So its answer will be 4 upon 41 is 0.1. Alright, so 0.1 m means 0.1 molarity. बाकी आपको डीएम क्यूब दिया नहीं हुआ, अगर वॉल्यूम भी दिया होता तो आप डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देते जितना भी होता। फिर यहाँ पे डीएम क्यूब एम नहीं लिखा होता, यहाँ पे कोई यूनिट लिखा होता, एम लिखा हुआ है, इसका मतलब बस ये आपने ऊपर से मोल्स निकाल के लिख दे, जितने सवाल दिए उतना आप करेंगे बस। 50% वेट इक्विवेलेंट, इसका मतलब है वेट इक्विवेलेंट, NaOH सॉल्यूशन मींस वेट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 50 ग्राम्स, इसका क्या मतलब है कि 50 ग्राम्स NaOH है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 5 ग्राम है NaOH इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 वॉल्यूम है उसका और सॉल्यूशन का।
theory of ionization was proposed by Arrhenius. इस तरह के जो एमसीक्यूज आते हैं वो बहुत कम आते हैं, आ जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आते, आ जाते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। तो थोड़े बहुत आपको एक दो दफा पढ़ लिया करें नाम किसने थ्योरी कौन सी की थी। कॉम्पोनेंट सॉल्यूशन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड, सॉल्यूशन में जो लेसर अमाउंट में क्या होता है, सॉल्यूट होता है। कॉम्पोनेंट सॉल्यूशन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट होता है, पता है आपको, बहुत सिंपल है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड, क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in solvent, maximum amount of solute अगर dissolve हो solvent में तो saturated होता है, means no more solute you can dissolve in it, it's called saturated। अगर less amount of solute अगर होता तो क्या आप आंसर करते मुझे बताएं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि solution containing less amount of solute, इसकी जगह less लिखा हुआ है, आंसर बताएं मुझे, ए बी और सी और डी। सी, अमीन इज सेइंग सी। सी नहीं है, ए आंसर है, अनसेचुरेटेड होता है। देखें, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, सी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो सॉल्यूशन पूछ रहे हैं तो हम लोग कहते थे ना कि जिसमें लेस होता है मींस देयर इज अ टेंडेंसी कि उसमें और सॉल्यूट डालो आप, अभी अनसैचुरेटेड है, अभी उसके अंदर और मतलब सॉल्यूट लेने की सलाहियत है, तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड कहते हैं। One of the following salt dissolved in H2O forms a solution with a pH greater than 7। बताएं, देखें H2O forms a solution with a pH greater, इन चारों में से कौन सा ऐसा सॉल्ट होगा जिसके साथ अगर हम H2O मिलाएं तो उसकी pH 7 से ज्यादा आए। है कुछ जहन में? NH4Cl की जो pH होती है ना वो होती है 6 होती है, ठीक है। और NaCl बताएं, NaCl की क्या pH होती है? NaCl की pH क्या होती है? सही है। इसकी pH 5 होती है, इसकी नो pH होती है, और इसकी pH 10 होती है। pH याद नहीं करनी, इस तरह के सवाल कम आते हैं, pH आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो, क्योंकि पीएच का टॉपिक अभी आ रहा है, कंप्लीट टॉपिक है, तो उसमें जो चीजें मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपको वो चीजें करनी है। अब ये इस तरह के जो आते हैं, देखिए बहुत सारे नोट्स के जो एमसीक्यूज मैं आपको भेजता हूँ वो बहुत सारे इररिलेवेंट होते हैं, मतलब वो आ ही नहीं सकते, इस तरह का नहीं आ सकता, क्योंकि ये बहुत, इतने स्टूडेंट चीजें याद नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे ही कोर्स इतना ज्यादा होता है, पीएच भी याद कौन कर सकता है, ठीक है, कोर्स पूरा याद नहीं रहता, ठीक है। तो पीएच के सवाल नहीं आते, कि इस तरह का सवाल खास तौर पे कि किसकी पीएच ग्रेटर होगी 7 से, मीन्स इसमें इसके लिए तो आपको सारों की पीएच याद होनी चाहिए, तो फिर आप बता सकते हो कि इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल नहीं आते, इसलिए मैं आप लोगों को हर चीज में डेप्थ में नहीं लेके जाता हूँ, इसी वजह से, क्योंकि आप लोगों की चीजें याद रखना मुश्किल हो जाएंगी। मैं, मुझे पढ़ाने में मसला नहीं, मैं तो पढ़ा दूंगा, याद आपको रखनी चीजें आपको हो जाए मेरे, तो एट द एंड जब हम लोग पूरा कोर्स खत्म कर चुके होंगे तो तब आपके पास बहुत ज्यादा चीजें जमा हो जाती हैं।
क्योंकि पूरा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आपको याद रखना है फॉर योर टेस्ट। तो जितना आप कम चीजों में घुसते हो ना, मीन्स डिटेल्स में कम जाते हो, उतना ज्यादा अच्छा रहता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ई कैट। जितना ऊपर ऊपर से चीजों को पढ़ते हो, मीन जो जो आती है उसको नहीं छोड़ना, लेकिन जो नहीं आती आप उसके ऊपर टाइम जाया कर रहे हो, उसको डेप्थ में उसमें पढ़ रहे हो, तो उसमें आपका अपना नुकसान हो रहा होता है। इसलिए ई कैट की प्रिपरेशन करना किसी टीचर्स के साथ जरूरी होता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स खुद कर रहे होते हैं तो फिर वो यही मसला हो रहा होता है। वो बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स में उनको नहीं पता क्या चीजें आती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़नी नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है। तो विच मोड ऑफ द एक्सप्रेशन डज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर? कौन सी एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन की जिसमें सॉल्यूशन जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, कौन सी है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है? कि नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दो या कम कर दो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये तीनों वॉल्यूम की है। अगर आपको अच्छा, अभी ये एमसीक्यूज पढ़ा आपने, आपको समझ में नहीं आया, आप पेपर में बैठे थे, आपको एक एमसीक्यूज आपने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, आप आपने बोला ये पढ़ा ही नहीं है मैंने, सर ने नहीं पढ़ाया। चलो ये सब ये बोल देते हैं सर ने, आपने सर ने नहीं पढ़ाया था। सही है, चलो भाई ये सर ने पढ़ाया नहीं था, अब ये एमसीक्यूज आ गया है आपके पास, क्या करना है, अब सॉल्व तो करना है इसको। ठीक है, खाली नहीं छोड़ना कोई एमसीक्यूज, आपने अपनी तरफ से कुछ भी लगा दो। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज आ गया था और सर ने पढ़ाया नहीं ना, आपको आता है, तो क्या करना है इसके साथ? मैं आपको अब इसके अब बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो आप लोग सॉल्व करने के लिए, एक ट्रिक्स होती हैं कि किस तरह आपको एमसीक्यू नहीं आता उसको किस तरह सॉल्व करें। ठीक है, अब वो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि अगर आपके पास देखें, सवाल पहले समझिएगा कि विच मोड ऑफ द एक्सप्रेशन, कौन से एक्सप्रेशन है जो कंसंट्रेशन की, कौन सी एक्सप्रेशन है, विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन डज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, ये हमने पढ़ा नहीं है, ना मैंने आपको पढ़ाया ना नोट्स में था। ठीक है, तो इसलिए ये चीज मिस हो गई। लेकिन अब आपको आता नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरह सॉल्व करोगे। आपको वो चीज चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो और कंसंट्रेशन बता रही हो। तो अब देखिए चार ऑप्शन गिवन है आपके पास, चार ऑप्शन गिवन है, और आपने गौर किया ऑप्शंस पे, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा आंसर सही है, मोलारिटी है, फॉर्मेलिटी है, पढ़ा है नहीं आपने। तो अब देखें एक चीज डिफरेंस है इन चारों में कि ये भी वॉल्यूम का है, ये मोलारिटी भी वॉल्यूम का है, फॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम का है, नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम का है, और ये मास का है। ठीक है, अब ये तीन तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते क्योंकि तीनों वॉल्यूम के ही हैं। ठीक है, और वॉल्यूम इंडिपेंडेंट नहीं होता टेम्परेचर का, डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, लाइक एवेपोरेशन होगी, वो सब कुछ। तो अब ज्यादा इसमें लॉजिक में भी नहीं जाना कि क्यों नहीं होता है क्या नहीं होता, बस सिंपल ये चीज है कि तीनों वॉल्यूम के गिवन है, तीन वॉल्यूम के गिवन है, एक मास का गिवन है आपको। तो सिंपल आपने कर दिया मास पे टिक, क्योंकि तीनों, अगर इन तीनों में से कोई एक इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता क्योंकि तीनों वॉल्यूम के, तीनों एक ही चीज पे, एक ही चीज की कैरेक्टरिस्टिक है, ये तीनों वॉल्यूम के हैं। जो रामीन अभी बता रही है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर पोलैरिटी और वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर से उस पर फर्क पड़ा है और वॉल्यूम है, इसलिए वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है हमेशा। तो मैं एक बात बताता कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो इस तरह, इसलिए आपको अगर मास का गिवन है तो मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर आप बढ़ा दें या कम कर दें। तो दिस इज समथिंग, इस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हो वेरी। इलेक्ट्रोलिसिस, ऑलराइट, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है मुझे जल्दी से बताएं, आप लोगों ने पढ़ा है, पहले मैंने आपको पढ़ाया है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस,
movement of charges towards the respective electrodes. ये डायग्राम है इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोलिसिस ये होता है कि आप अगर दो इलेक्ट्रोड्स को एक सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक करंट उसके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आपस में एक रिएक्शन शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे एक कंपाउंड है NaCl है, ठीक है, और सॉल्यूशन किसका है? NaOH का है। गौर से सुनिएगा, मतलब वैसे एक नॉर्मल बात है, आपको पता होगा कि पानी में NaOH डाला हुआ है, एक हमेशा एक सॉल्यूशन आपको पानी में डालना होता है। CuSO4 डालते हैं कभी, कभी डिफरेंट डालते हैं, ZnCl2 डालते हैं जब Zn कर रहे होते हैं। नहीं, ZnCl2 नहीं डालते, ZnCl2 इलेक्ट्रोड्स में रखते हैं, सॉल्यूशन ZnSO4 डालते हैं, सॉरी, सही। तो एक सॉल्यूशन आपको पानी में डालना होता है और एक आप इलेक्ट्रोड्स के ऊपर होता है। तो जब अभी कुछ भी नहीं होता, जब आपने इलेक्ट्रिक करंट करंट कनेक्ट नहीं किया, ऊपर बैटरी का निशान है प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट होती है, मतलब आप करंट जनरेट करते हो, और ये कनेक्ट होता है एक कैथोड के साथ, एक एनोड के साथ। अब जब बैटरी कनेक्ट करते हो, आपने कर दी, अब शुरू हो जाएगा प्रोसेस। अब यहाँ से ब्रेक करना शुरू होगा ये, सही है, कैथोड से यहाँ से ये ब्रेक होना शुरू होगा। यहाँ पे जो भी कंपाउंड है Zn, यहाँ पे अगर NaCl कह रहे हैं ना ये लोग, तो ये Na है और ये Cl है अगर, ठीक है, तो Na देखें, Na मूव करेगा यहाँ से इस तरफ, Na इस तरफ जा रहे थे, देखें राइट की तरफ, और Cl यूं जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से ये यूं जाते हैं, यूं मूव करते हैं, और फिर यहाँ पे घूमने लग जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, इस तरह यूं मूव होते रहते हैं। तो Na ब्रेक होके इधर चला जाता है, Cl ब्रेक होके यहाँ चले जाते हैं, इस तरह ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए NaCl, ये इधर पूरी क्वेश्चन लिखी हुई है इसकी। तो NaCl जब ब्रेक होता है तो Na प्लस और Cl माइनस हो जाता है जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस में करते हैं आप लोग। अब इस तरह ये जो आपकी प्लेटिंग होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो भी इसी तरह होती है। आपका आपको एक एनोड, एनोड पे वो लोग वो रख देते हैं जिसके ऊपर उन्होंने क्रोमियम प्लेटिंग या निकल प्लेटिंग करनी होती है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो कैथोड रखते हैं वो लोग, वो निकल का रख देते हैं या क्रोमियम का रख देते हैं जिसकी प्लेटिंग करनी होती है। आपको एक मेटल है, उसके ऊपर आपको रस्ट लगा हुआ है बहुत सारा, तो रस्ट के बचाने के लिए ये प्लेटिंग करते हैं, निकल प्लेटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्लोर, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए ही करते हैं। अच्छा, मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। ये एक सिस्टम है, इसमें सॉल्यूशन होता है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, electrodes are connected with the battery, plus minus, say it is positive, it is negative, right। यहाँ पे सॉल्यूशन है सारा। इलेक्ट्रोलाइट्स का तो आपको पता है, मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करती है। ये एक मेटल है जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, और ये है वो मेटल, यहाँ पे वो चीज रखते हो आप, इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड है ना ये दोनों, यहाँ पे एक चीज एक जगह वो रखोगे जहाँ जिसकी आपको इसके ऊपर कोटिंग करनी है। तो यहाँ पे लिख रहे हो निकल, निकल, तो निकल यहाँ पे रखोगे, या क्रोमियम प्लेटिंग होती है, क्रोम रख दो यहाँ पे Cr, ठीक है, ये निकल रख दें, तो क्रोमियम। अब यहाँ पे जब ये बैटरी से कनेक्ट होगा ना, यहाँ पे एक CrSO4 का सॉल्यूशन डाल दो। अब ये जो क्रोमियम के एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ब्रेक हो जाएंगे, Cr2+ होते हैं, ये ब्रेक होके यहाँ पे इसके ऊपर चिपकते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह इसके ऊपर ना क्रोमियम की प्लेटिंग हो जाती है। ये तो एक आम मेटल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, रस्टिंग हुई है, इसके अंदर से ऑक्सीजन निकलेगी, रस्टिंग बिकॉज ऑफ होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो लगती है इसके ऊपर, आयरन, तो इसकी वजह से होती है। इसके ऊपर अभी आहिस्ता आहिस्ता अगर ये ब्लू कलर, रेड कलर का है ना, रेड कलर का ये पूरा एक कलर होगा इसका, और ये ब्राउन कलर का रस्टिंग होके, तो प्लेटिंग होगी तो ये रेड कलर का हो जाएगा, ऊपर कवरिंग कहते हैं ना प्लेटिंग को। तो दिस इज कॉल्ड, इस तरह रस्टिंग के बचाने के लिए और डिफरेंट चीजों से बचाने के लिए प्लेटिंग की जाती है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग।
जिसको कहते हैं, और डिफरेंट टाइप्स की होती है। निकल प्लेटिंग, निकल आप चढ़ा रहे हो मेटल पे, अगर कुछ और चीज कर रहे हो तो क्रोमियम यूज कर रहे हो तो क्रोमियम प्लेटिंग, निकल कर रहे हो तो कौन सा मेटल यूज कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज सम information because of we are doing it with electrolysis, with the help of electrolysis. That's why I include in this topic. All right. So electrolysis, the passage of an electric current through an electrolytic solution. just इसमें लिखा कि करंट को मूव करें in order to cause chemical change. हाँ, chemical change. तो ये जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल आपको बताया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताई है, तो ये केमिकल चेंज हो रहा है। आप शिफ्ट कर रहे हो एक तरफ से दूसरे पर, रस्टिंग से बचा रहे हो, एक केमिकल चेंज आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है कि नोड पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन अकर्स इन एनोड, ये याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन एनोड, ऑक्सीडेशन एनोड, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एनोड पॉजिटिव होता है। कैथोड नेगेटिव, नेगेटिव कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होती है। ये चीजें याद रखिएगा। एनोड इज पॉजिटिव एंड ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, कैथोड इज नेगेटिव एंड रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। अब इन्होंने डिफरेंट ये बोला है कि अगर हम लोग ये चीजें डालेंगे सेल के अंदर, तो फिर पॉजिटिव पे क्या जाएगा, एनोड पे क्या जाएगा, और कैथोड पे क्या जाएगा। H2O अगर डालेंगे विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड रखे हुए इन्होंने दोनों तरफ, और H2O डाला हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, तो O2 जाएगा एनोड पे, क्योंकि O2 होता है माइनस, O2 माइनस होता है, H प्लस होता है। H जाएगा कैथोड की तरफ। क्यों जाएगा, क्योंकि H प्लस होता है। पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ। ठीक है, इसी तरह सारों का लिखा है कि H2SO4, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा तो H2H2O2 जाएगा एनोड पे, और H2 इसका चला जाएगा कैथोड पे। NaCl का लिखा है एक्वस सोल्यूशन होगा, तो NaCl कहीं मूव ही नहीं होगा, वो सिर्फ O2 मूव होगा। एक्वस मतलब कि पानी के अंदर हो रहा है, एक्वस। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl पानी के अंदर हो रहा है, और ये भी पानी के साथ मिला हुआ है। अच्छा, और डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl में सिंपल वही होगा कि Cl2 एनोड पे जा रहा है, H2 NaCl का आपको याद है इलेक्ट्रोलिसिस किया था आपने। Na कहाँ चला गया, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। Na कहाँ चला गया, क्योंकि यहाँ पे तो Cl2 एनोड पे गया, H2 कैथोड पे गया। Na कहाँ चला गया, NaOH बना लेते हैं वाटर के साथ। जो सॉल्यूशन होता है ना वाटर में, यहाँ पे सॉल्यूशन भी तो था, तो वो अगर वाटर था तो वाटर के साथ Na मिल जाता है वाटर के साथ, और NaOH बना लेता है। Cl2 उधर चला जाता है क्लोरीन, और H2 कैथोड पे चला जाता है। ये सारे सिंपल लिखे हुए, इसी तरह आप लोग पढ़ लिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज कांटेक्ट विद एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिला हो और लूज और गेन कर रहा हो, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल है उसके अंदर लूज और गेन करने का। तो क्या रहेगा, डिफरेंस ऑफ अ पोटेंशियल अराइजिंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन इन अ हाफ सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, कि कितने मूवमेंट हो रही है, क्या टेंडेंसी है इनकी। इसको पोटेंशियल का क्या मतलब है, सिंपल छोड़ दें, इलेक्ट्रोड को हटा दें। पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, हम लोग बताए ना इसमें इतना पोटेंशियल है, इसमें इतना पोटेंशियल है, और ये कर सकता है। नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये नहीं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और चीज, ये जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है ना, तो पोटेंशियल के होता क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये नहीं इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी ताकत है टू डिसोसिएट और ये सब कुछ करने की। ठीक है, ये लिखा हुआ है सिर्फ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये होता है द टेंडेंसी of the metal to lose or gain electron when it is contact with an electrolyte, जब इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिला हो। इलेक्ट्रोलाइट के बगैर इलेक्ट्रोड कुछ नहीं कर सकता, और करंट नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकता। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये याद रखिएगा। नेचर ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन, कौन से आयंस हैं उस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड है। कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड होगा उस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। प्रेशर इन केस ऑफ द गैस इलेक्ट्रोड, प्रेशर सिर्फ उसमें होगा जब गैस इलेक्ट्रोड आपके पास होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन डाला हुआ है, नाइट्रोजन डाला हुआ है, ये सारे इलेक्ट्रोड अगर डाले तो फिर प्रेशर भी आ जाएगा। गैस की जब बात होती है तो प्रेशर आ जाता है। इंडिपेंडेंसी फैक्टर्स, ऑलराइट। So these are the three things on which electrode potential depends on.
याद रखिएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड वो होता है जिसमें स्टैंडर्ड जब भी लफ्ज आते हैं ना, तो मतलब एक इन्होंने आइडियल केस बनाया होता है कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होता है। स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब। स्टैंडर्ड एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है? प्रेशर जिसमें 1 atm होता है और टेम्परेचर जिसमें 0 केल्विन या 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये होता है एसटीपी। इसी तरह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसमें कुछ खास वैल्यूज रखी हो, सो कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड मेंटेन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड एट 1 atm प्रेशर। ये तीन चीजें जिसमें होती हैं, तीन चीजें पे फिक्स जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल है, सही याद रखिए। पूछ सकते हैं कि 25 और 1 m कंसंट्रेशन और 1 atm प्रेशर जिसका होता है उसको क्या कहते हैं? तो सिंपल आप लोग बोल दोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और ई नॉट इसका साइन होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये होता है कि आपका वैल्यू क्या आ रही है जब आपने इलेक्ट्रोड, जिसकी ये बनी होगी शायद बुक में आपके, कि डिफरेंट वैल्यूज आ रही होती है जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो डिफरेंट कंपाउंड की। द सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे होते हैं जब आप डिफरेंट केमिकल्स की कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो जो अरेंजमेंट होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको कहते हैं। एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रो स्टेट पोटेंशियल हाइड्रोजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जस्ट सीरीज का बताया हुआ है, ठीक है। इसमें आपके पास दो आपने पढ़े थे केमिस्ट्री में जब आप लोग पढ़ रहे थे टॉपिक, ये चैप्टर। तो एक होता है Zn का और एक होता है दूसरा, कौन सा होता है? Zn को जब आप शी इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड, इसको कहते हैं शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ आप लोग उसको मिलाते थे, और एक इनका होता था इलेक्ट्रोड Zn का खुद, और फिर ये एक कॉपर, हाँ सॉरी, एक कॉपर है Zn। तो ये दो पढ़े थे आपने, पूरी डेरिवेशन होती है इसकी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोग कैलकुलेट करते हो, और फिर एक इसकी वैल्यू आ जाती है 0.42 होती है शायद इस तरह। तो वो उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, बस आपको चीजें जहन में हो, वो आप पढ़ लीजिएगा एक दफा, क्योंकि इसमें लिखा नहीं हो, वो टॉपिक इसमें नहीं है, ठीक है, कि उसमें क्या होता है। जो चीजें आपको लग रही है कि एमसीक्यूज में आ सकती हैं, तो वो आप लोग गौर से देख लिएगा, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। Elements above hydrogen in the series are strong reducing agents, and those below the hydrogen are good oxidizing agents. हाइड्रोजन से ऊपर जो सीरीज में होंगे, ये कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और दोज बिलो हाइड्रोजन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी आगे आ रहा है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या होता है। अच्छा बताएं, ये अभी पढ़ लें ऑक्सीडेशन नंबर या कल पढ़ लें? क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आज है नहीं, सिर्फ आप दो स्टूडेंट्स, पता नहीं कहाँ है, तबीयत खराब है किसी की। कल पढ़ लें, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक ना समझने वाला है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप लोग कल अगर आए तो फ्रेश होंगे, तो कल स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कल पढ़ लेंगे। अच्छा, कल फिर आप लोग ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं पढ़ के आइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कुछ इससे, ठीक है। चलो ऑल राइट, क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।